वेरी गुड डे टू एवरीवन। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नॉर्मल माइक्रोबायोटा या हम कह सकते हैं नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो क्या है। व्हाट इज़ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। इसमें हम देखेंगे जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है यानी कि जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल सरफेसेस पे या इंटरनल सरफेसेस पे बॉडी के। लेकिन क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देते हैं हमारी बॉडी को। क्या नहीं कर रहे हैं, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं शो करते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा कह सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोबायोटा कह सकते हैं। क्या होता है, ये हमारी बॉडी के कहाँ पे रहते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल सरफेसेस पे रहते हैं हमेशा, और बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं। इनको हम नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा या नॉर्मल माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, क्या ये जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है ये क्या करता है, हमेशा इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, कांटेक्ट बनाने में हेल्प करता है होस्ट का। ठीक है, जिससे जो ये क्या फ़ायदा है इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट बना के, ये होस्ट की हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि इन्वायरमेंट जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वह ऑर्गेनिज्म के बीच में कांटेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी तरह का। नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें रहते हैं। ठीक है, सपोज ये कि ह्यूमन बॉडी है, ये कि हेल्दी पर्सन की बॉडी है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल माइक्रोबायोटा हमेशा से रहेगा इसकी बॉडी में। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो क्या आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। ये कैसे वाले, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब ये इस बॉडी में एंटर करेंगे तो इस बॉडी में क्या होगा, जो ऑलरेडी माइक्रोबायोटा इस बॉडी में प्रेजेंट है वो इसको क्या करेगा, उनमें फाइट होगी। क्या होगी, उनमें फाइट होगी, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब जो पहले से बॉडी में रेजिडेंशियल हो चुके हैं, जो पहले से बॉडी में रह रहे हैं, वो क्या करेंगे, इनको कहाँ कर देंगे, वापस से बाहर धकेल देंगे। क्यों, क्योंकि वो उनको सर्वाइव ही नहीं करने देंगे इनसाइड बॉडी। पहले से उन्होंने, क्योंकि जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी अडेप्ट हो चुका है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है उसे भी अडेप्ट होना है, न्यूट्रिएंट लेने हैं, तो जो बाहर वाला माइक्रोबायोटा है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो किसका होता है, कमेंसल ऑर्गेनिजम्स का बना होता है। कमेंसल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं होस्ट से, बट होस्ट को कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। ये होस्ट के वेस्ट से या फिर एक्सक्रीटा से या स्वेट है उनसे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं, लेकिन उसको कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। या हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या, ये कोई ना ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट इस केस में दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं, या बाहर से आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ ही फाइट करते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रेजिडेंशियल माइक्रोफ्लोरा एंड अनदर वन इज़ ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल माइक्रोफ्लोरा की। तो जो रेजिडेंशियल माइक्रोफ्लोरा है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमेशा से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमेशा से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्किन, कंजक्टिवा, माउथ, नोज, थ्रोट, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी कह सकते हैं। इससे अलग जो सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी है नॉर्मल माइक्रोबायोटा की, वो है ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा। ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा वो होते हैं जो हमेशा से हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये कभी आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं। ये कभी भी सर्टेन नंबर में, या फिर हम कह सकते हैं ना
कि यही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आते हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। ये नॉर्मली म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का मोस्टली ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है हमेशा, या फिर ये हमारी स्किन पे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी स्किन ज़्यादा वार्म और ज़्यादा गर्म होती है या फिर ज़्यादा मॉइस्ट होती है नॉर्मल कंडीशन से, तो क्या होता है वहाँ पे हमेशा क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है और मॉइस्चर भी मिल रहा है, इनकी वाटर एक्टिविटी भी अच्छी है, तो इनकी ग्रोथ अपने आप ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रमोट हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा। लेकिन जब भी हमारा ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मॉइस्चर हट जाएगा, तो ये वापस से कहीं और चले जाएंगे सूटेबल कंडीशंस ढूंढने के लिए। अब जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है सबसे पहला वो ये है, अभी तो जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो क्या है, पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो पैथोजेनिक हो जाए? तो यस, ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा भी क्या हो सकता है, कभी कभी पैथोजेनिक हो सकता है। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल माइक्रोफ्लोरा और ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा की, तो इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ ऐसी होती है जो क्या कर सकती है, जो नॉर्मल कंडीशन में क्या करती है, डिजीज़ कोज नहीं करती है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये क्या करती हैं, पैथोजेनिक बन जाती है और ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, डिजीज़ कोज करती हैं। ये टाइप की जो ये ऑर्गेनिज्म कुछ सर्टेन कंडीशन में क्या बन जा रहे हैं, पैथोजेनिक बन जा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है, यस नॉर्मल कंडीशन में ये पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन जैसे ही इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली टू बिकम अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या बन गए हैं, ये बॉडी के ऑर्गेनिजम्स क्या बन गए हैं, पैथोजेनिक बन गए हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एबिलिटी होती है टू कॉज डिजीज़। नाउ नेक्स्ट इज वाई नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बिकम्स पैथोजेनिक। क्या रीज़न है कि जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो क्या बन जा रहा है, पैथोजेनिक बन जा रहा है? तो जो इसका जो फर्स्ट रीज़न है वो हो सकता है फेलियर ऑफ होस्ट इम्यून डिफेंस। क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, या फिर हम कह सकते हैं इसे फेलियर ऑफ होस्ट नॉर्मल डिफेंस, जो हमारा नॉर्मल बॉडी है वो उसकी क्या हो गई है, डिजीज़ से फाइट करने की कैपेबिलिटी भी कम हो गई है। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सनस में देखा जाता है मोस्टली। उनमें क्या होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है एक टाइम पे वो अपने न्यूट्रिएंट को लेते इतने ज़्यादा हाई अमाउंट में पैथोजेनिक हो जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के वो न्यूट्रिएंट भी ले लेंगे जो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। देन जो नेक्स्ट रीज़न हो सकता है वो हो सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अनयूजुअल बॉडी साइट। कई बार क्या होता है कि जैसे ई कोलाई का एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैंने। ई कोलाई नॉर्मली कहाँ पे रहता है, यस ई कोलाई नॉर्मली इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ पे रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये पैथोजेनिक बन जाता है। क्या बन जाता है, पैथोजेनिक। और क्या कर सकता है, ये डिजीज़ कोज कर सकता है। क्या कर सकता है, ये डिजीज़ कोज कर सकता है। कब कोज करेगा, जब ये किसी और साइट पे चला जाए। नॉर्मली कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में। और जैसे कि किसी और साइट ये चला गया यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज कर सकता है। देन नेक्स्ट रीज़न हो सकता है डिस्टर्बेंस, यहाँ पर एक ही आएगा, डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। कई बार क्या होता है, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है वो क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। जो ट्रांजिएंट वाला होता है उनमें ही क्या हो जाता है, आपस में कई बार न्यूट्रिएंट्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए क्या होता है, कंपटीशन। उनमें क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, जिस वजह से जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्टर्बेंस है वो बिगड़ जाएगा। और यही जो डिस्टर्बेंस है वो कभी कभी किस लिए आ सकती है, एंटीबायोटिक के डिस्टर्बेंस की वजह से। कई बार क्या होता है कि हमें नीड भी नहीं होती है लेकिन हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो सपोज़ हमारी बॉडी में ये 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं,
मैं एक ब्लैंक बोर्ड ले रही हूँ। सपोज़ हमारी बॉडी में ये 2 टाइप्स के क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अनदर ऑर्गेनिज्म इज दिस ब्लू वन इज़ रेड एंड अनदर वन इज़, ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम मैं यहाँ पे रेड रख रही हूँ, और ये है बैक्टीरिया ब्लू, बैक्टीरियम ब्लू। तो क्या होता है कि जब ब्लू वाले बढ़ते हैं तो रेड वाले में कई बार क्या है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, कैपेबिलिटी है कि ये इनकी ग्रोथ को क्या कर सकें, कम कर सकें। और जब ये रेड वाले बढ़ते हैं तो ब्लू वालों में कैपेबिलिटी है कि ये रेड वालों की ग्रोथ को कम कर सकें। लेकिन सपोज़ कि हम कोई एक एंटीबायोटिक लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं जो किसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, ब्लू वाले की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि अब ये ब्लू वाले कम होते जा रहे हैं इस एंटीबायोटिक की वजह से, तो क्या होगा, जो रेड वाले, जो क्या हैं, रेड वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी ग्रोथ अपने आप ही बढ़ेगी, रेड बैक्टीरियम की ग्रोथ बढ़ेगी। एक टाइम क्या आएगा, अगर ये ऐसे ही करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहे तो ये क्या होंगे, न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लेंगे और क्या बन जाएंगे, एंड में पैथोजेनिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे ये, पैथोजेनिक। यस। So now let's discuss about locations of major microflora of human body। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसमें रहते हैं कोगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, हीमोफिलस स्पीशीज़, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकाई की वेरियस स्पीशीज़। देन नोज़, नोज़ में कौन कौन होता है, नोज़ में कोगुलेट नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, विरिडेनेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, निजेरिया स्पीशीज़, हीमोफिलस स्पीशीज़, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। देन माउथ में कौन कौन रहता है, इसमें रहता है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, कोगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, विलियोनेला स्पीशीज़, और भी फर्दर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन आउटर ईयर में कोगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्थेरोइड्स, स्यूडोमोनास, एंटेरोबैक्टीरियेसी। ये जो एंटेरोबैक्टीरियेसी की फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो ओकेजनली होते हैं, मतलब कि ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा में आते हैं, जो कभी आते रहते हैं और कभी जाते रहते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टमक में कौन हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, और जी फोटोस्ट्रेप्टोकोकस, हेलियोबैक्टर पायोली एट्सेट्रा। देन आता है स्किन में आता है कोगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्थेरोइड्स, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई, बैसिलस स्पीशीज़ एट्सेट्रा। देन उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन हो सकता है, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़, बैक्टीरियोइड्स हो सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ हो सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम हो सकता है, एंटेरोकोकाई हो सकती हैं, एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें हो सकते हैं बैक्टीरियोइड स्पीशीज़, फ्यूजोबैक्टीरियम स्पीशीज़, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़, एस्चेरिचिया कोलाई, क्लैब्सिला, प्रोटियस स्पीशीज़, लैक्टोबैसिलस, एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्यूडोमोनास स्पीशीज़ एटसेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं। देन यूरेथ्रा में भी कोगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्थेरियोइड्स, स्ट्रेप्टोकोकाई, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, बैक्टीरियोइड स्पीशीज़, फ्यूजोबैक्टीरियम स्पीशीज़ हो सकते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। देन वेजाइना में लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई स्पीशीज़, डिप्थेरियोइड स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़, बैक्टीरियोइड स्पीशीज़, कैंडिडा एंड यस, और भी अदर स्पीशीज़ हो सकते हैं। Then this is all about normal microbiota of human body. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.